नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक जर्नल के विषय में जिसका कि टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिंदू मेडिसिन और इसको लिखने वाले हैं सर W.M. ऑसलर। ठीक है, इस पूरे जर्नल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि प्रथम इन्होंने हिस्ट्री से वाद किया है, हिस्ट्री के विषय में वाद किया है कि भारत का इतिहास क्या रहा और अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में इतिहास के विषय में बात किया है। और उसके पश्चात अपने चौथे पृष्ठ पर ये हिंदू मेडिसिन के बारे में बात करने लगते हैं। अब ये हिंदू मेडिसिन ही लिखते हैं, मेरी फॉल्ट नहीं है, यही एक सेक्युलर व्यक्ति लिख रहे हैं हिंदू मेडिसिन, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस जर्नल के प्रथम पृष्ठ पर ही आते आते उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो भारत है, जो पौराणिक भारत था, वो ह्यूमन एंडेवर के सभी क्षेत्रों में बहुत शताब्दियों तक एक्सेल करता रहा और एक छत्र राज था उसका। ठीक है, तो जो एंशिएंट इंडिया था वो लमसम ह्यूमन एंडेवर के सभी क्षेत्रों में एक्सेल करता रहा बहुत शताब्दियों तक। और ये लिखते हैं आगे, इसके आगे लिखते हैं कि जो भारत है उसका डोमिनेंस ये बना रहा और कोई भी इम्पार्शियल स्टूडेंट जो होगा हिस्ट्री का, कोई भी एक ऐसा छात्र जिसके मन में कोई बायस नहीं होगा, उसको ये जान के कदापि आश्चर्य नहीं होगा कि भारत ने अन्य सभी सभ्यताओं को, जैसे रोम और ग्रीस की सभ्यता हो गई, उसको सींचा है, उसके कल्चर को, सिविलाइजेशन को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को, इंटेलेक्ट को, सभी चीज़ों को भारत ने ही सींचा है। एक किसी भी इम्पार्शियल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री को जानकर यह आश्चर्य नहीं होगा, ये ऑथर स्वयं लिखते हैं। उसके बाद आते हैं इनके तीसरे पृष्ठ पर जर्नल के, जहाँ पे ये लिखते हैं कि इजिप्ट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिया। अब बहुत लोगों को ये जानकर ही आश्चर्य लग गया होगा कि इजिप्ट कैसे भारत का कॉलोनी हो सकता है। हम लोगों ने तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का नाम सुना था कि इजिप्ट, रोम इत्यादि से भारत की ओर लोग आए थे और वही आर्य कहलाए और उसके बाद उन्होंने भारत को डेवलप किया। पर यहाँ पे तो उल्टा बोला जा रहा है और ये बात सत्य है। इजिप्ट की ओर और रोम की ओर ही भारत से लोग गए थे, इस बात को स्थापित कर दिया गया है। ये बात अब पूर्णतः व्याप्त है और इसीलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो नलीफाइड है, अब उसको कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता। ऑफ कोर्स भारत को छोड़कर, भारत में ही ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, जितना भी कचरा पढ़ाया जाता है वो भारत में ही है मोस्टली। तो हम लोग अब आगे आते हैं, इन्होंने इस बात को कैसे प्रूव किया, इस बात का बेसिस क्या दिया है कि इजिप्ट जो था वो भारत का कॉलोनी था। तो उन्होंने कहा है आगे अपने ही इसी पैराग्राफ में कि इजिप्ट का जो न केवल उसका फिलॉसफी, उसका जो इंटेलेक्ट का टर्न है, उसका जो रिलीजियन है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो लाइफस्टाइल है, और यही नहीं, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पहाड़, सभी इस बात का प्रूफ है कि इजिप्ट जो था वो भारत से पूर्ण रूप से कॉलोनाइज था। उसका पूरा भारत का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है इजिप्ट पे। और लेखक ने इसको विस्तार रूप में नहीं बताया क्योंकि एक मेडिकल का जर्नल है, पर उन्होंने अन्य हिस्ट्री के जर्नल से इस बात को कंक्लूड किया यहाँ पे। अब ये आगे लिखते हैं, और ये आगे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि जो भारत है उसका साम्राज्य कहाँ तक गया हुआ था। तो क्या ये केवल इजिप्ट तक आया था? नहीं, ये लिखते हैं कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह भारत फैला हुआ था। जापान, चाइना, इथोपिया, रोम, ग्रीस, सियाम, इन सभी स्थानों पर भारत का ही साम्राज्य था। ये सभी स्थान भारत के अंदर आते थे, भारत के कॉलोनी ही थे। ठीक है, ऑथर तीसरे पृष्ठ में ही आगे लिखते हैं कि जो रिलीजन, जो धर्म होता है और जो विज्ञान होता है, भारत में दोनों इंटरलिंक थे और विज्ञान धर्म के कारण आगे बढ़ता था, क्योंकि धर्म विषयों से इतना ज़्यादा प्रभावित था भारत कि विज्ञान भी उसमें धर्म रूप से ही आगे बढ़ा। तो जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि ना जो थीस्ट हैं इत्यादि वो विज्ञान का प्रयोग ना करें, उनका वाद तो यहाँ पे निरस्त हो गया, क्योंकि विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ और विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मुख्य रूप से भारत में हुआ है। और यहाँ पे ऑथर स्वयं ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भारत में विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ वो केवल और केवल रिलीजन के बेसिस पे हुआ, रिलीजन के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर, धर्म। ठीक है, ये आगे उसी तीसरे पृष्ठ में बताते हैं कि कैसे भास्कर ने न्यूटन से 2 शताब्दी पूर्व ही, 12th सेंचुरी में ही, 4 शताब्दी पूर्व वास्तव में, क्योंकि न्यूटन तो 16th सेंचुरी में आए थे, और भास्कर ने 12th सेंचुरी में ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कैलकुलस की डिस्कवरी कर दी थी, सत्यापित। और ये मैंने अपने पिछले चलचित्र में भी बताया था कि कैसे अब अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी और इत्यादि जर्नल्स भी पब्लिश कर चुके हैं कि हाँ, भारत में ही कैलकुलस डिस्कवरी इत्यादि हुए थे और न्यूटन से 200-300 शताब्दी पूर्व हुए थे। इसका आधार मिल चुका है अब। तो ऑथर इस बात को भी यहाँ पे लिख देते हैं और आगे लिखते हैं कि कैसे जो पाइथागोरस को एट्रीब्यूट किया जाता है, ज्योमेट्री के बहुत सारे रूल्स को, वो भारत में 2 शताब्दी पूर्व, यानी कि 200 वर्ष पूर्व ही पाइथागोरस से डिस्कवर कर लिए गए थे, परंतु तब भी उसको एट्रीब्यूट कर दिया गया पाइथागोरस को। तो खैर इतना वो बताते हैं अपने तीसरे पृष्ठ तक। और चौथे पृष्ठ में आकर अब ये ऑथर जो है वो डील करने लगते हैं, W.M. ऑसलर डील करने लगते हैं हिंदू मेडिसिन के साथ। अब पुनः वो स्वयं ही इसको हिंदू मेडिसिन बोलते हैं, वो इंडियन मेडिसिन नहीं बोलते हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो बस आपको जर्नल में जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो
चौथे पृष्ठ में हम लोग उतना कुछ नहीं झांकते हैं, उतना कुछ नहीं है। 5वें पृष्ठ पे आते हैं। 5वें पृष्ठ में उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम बताए हैं और ऋषियों के नाम बताए हैं, हम तो उन्हें ऋषि ही बोलते हैं। तो जैसे अत्रेय ऋषि हो गए, अत्रेय मुनि, और उसके बाद उनके अन्य शिष्यों के नाम बताए उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि जो अत्रेय थे वो अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यजनों को पढ़ाते थे हिमालय में थे, और उन्होंने बहुत सारी अपनी पुस्तकें लिखी हैं। अत्रेय संहिता नाम से प्रचलित है। और अत्रेय के जो शिष्य हुए अग्निवेश, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, और वो पुस्तक जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी पे है। और ऑप्थेल्मोलॉजी के विषय में जिसको भी पता नहीं है वो पढ़ सकते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है। वो अभी मॉडर्न विज्ञान में भी प्रचलित है। और लिखते हैं कि जो निदान अंजन है वो एक पुस्तक लिखते हैं अग्निवेश, निदान अंजन के नाम से। और वो जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक है किस विषय पर, कि कैसे भी किसी भी बीमारी को कैसे पता किया जाए, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। ठीक है, तो अग्निवेश ये काम कितने शताब्दियों पूर्व कर चुके हैं मॉडर्न मेडिसिन के आने से। अभी तो ये प्रारंभ है, अभी आगे आगे देखिए क्या क्या मिलता है। उसके अग्निवेश के बाद आते हैं हरित के विषय में लिखते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम लिखा हरित संहिता। और हरित संहिता में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक ट्रीटी बनाया मेडिसिन पे, कि कौन कौन सा मेडिसिन कब कब देना है। तो आप देखिए, अग्निवेश ने डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के बारे में लिखा और हरित ने मेडिसिन के बारे में लिखा है कि किस डिजीज़ में कौन सा मेडिसिन देना है। यही नहीं, हरित संहिता में आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और ब्लड के विषय में बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहाँ तक कि जो टर्म यूज़ है वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, पूरा डिस्क्राइब करके उन्होंने बताया हरित संहिता में इस बात को। उसके बाद आते हैं, ये लिखते हैं कि जो विलियम जोन्स हैं, सर विलियम जोन्स, जो बहुत प्रचलित नाम है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जिन्होंने देखा होगा वो भी जानते होंगे। तो सर विलियम जोन्स यहाँ पे कोट किए गए हैं, और सर विलियम जोन्स बोलते हैं कि मैंने स्वयं उस प्रीमीवल वर्क को पढ़ा और देखा है, और मुझे ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है एक एक बॉडी पार्ट का, लिवर का, स्प्लीन का, हार्ट का, और यही नहीं, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ फीटस भी है। कैसे एक शिशु का जो फॉर्मेशन होता है प्रारंभ फीटस का, वो कैसे होता है, और कैसे कैसे फिर वो ग्रोथ पीरियड होता है उसका, किस किस ड्यूरेशन में क्या क्या ऑर्गेन्स फॉर्म होता है। ये उन्होंने उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने वेदा में पाया, वेद के उपनिषद में पाया। उपनिषद क्या है? वेद का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये सर विलियम जोन्स को यहाँ पे इन्होंने कोट कर दिया है अपने 5वें पृष्ठ में। अब आते हैं इनके 6ठे पृष्ठ की ओर, जहाँ पे 6ठे पृष्ठ में बताते हैं कि जो विविसेक्शन और डाइसेक्शन का सर्जिकल मेथड्स था वो भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, और जो भी लोग इनके रिक्वायरमेंट में होते थे विविसेक्शन या डाइसेक्शन करवाने के, उन पे ये प्रैक्टिस किया जाता था। यही नहीं, जो मृत लोग होते थे उन पे ये सिखाने के लिए प्रैक्टिस किया जाता था। जो नए सर्जन्स होते थे, जो नए फिजिशियंस होते थे, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको सिखाने के लिए मृत लोगों पर किया जाता था, और जिनको आवश्यकता होती थी जिन जीवित लोगों को, उन पर ये प्रैक्टिस किया जाता था। और आगे ये बताते हैं जो केमिस्ट्री था भारत में वो भी बहुत डेवलप था, और यही केवल डेवलप नहीं, वो प्रैक्टिस में भी था। प्रैक्टिस में क्यों था? क्योंकि सोप मेकिंग, ग्लास मेकिंग, कलर मेकिंग, डाइंग इत्यादि, प्रिंटिंग इत्यादि में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। तो जो केमिस्ट्री था केवल थियोरेटिकली डेवलप नहीं था, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन उसका होता था, और बहुत हाई लेवल पे होता था इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में बहुत डेवलप था, तो टेक्सटाइल के कलरिंग के लिए, कलरिंग एजेंट बनाने के लिए, डाइज ये सब बनाने के लिए बहुत प्रयोग में होता था केमिस्ट्री। उसके आगे 6ठे पेज में ही बताते हैं, 6ठे पृष्ठ में, कि अरियन नाम का एक व्यक्ति था जो कहता है, जो अलेक्जेंडर के समय का था और उसी के साथ रहता था। तो अरियन कहता है कि जब अलेक्जेंडर भारत आया, या अलेक्जेंडर जब अपने कॉन्क्वेस्ट पे था, तो उसने अपने साथ बहुत सारे फिजिशियंस रखे हुए थे। क्यों? क्योंकि जब आर्मी है, बैटल होगा, तो कुछ घायल होंगे, कुछ पीड़ित होंगे, तो उनको आवश्यकता होगी मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो अलेक्जेंडर अपने साथ डॉक्टर्स की टीम लेके चलता था। पर अलेक्जेंडर ने ये पाया कि उनके डॉक्टर्स की टीम में कोई भी एक ऐसा डॉक्टर नहीं था जो स्नेक बाइट को ट्रीट कर पाए। क्योंकि उस समय क्या होता था, स्नेक बाइट होने का अर्थ व्यक्ति मृत हो गया यूरोप और बाकी सभी स्थानों पर। जब पर अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने देखा कि यहाँ पे जो है वो स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट हो रहा है और लोग जीवित बच जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो आश्चर्यचकित हो गया, और जब वो भारत हार कर वापस जाने लगा यूरोप, तो उसने क्या किया, यहाँ पे से कुछ फिजिशियंस को अपने साथ ले गया कि जो स्नेक बाइट को ट्रीट कर पाते थे। ठीक है, तो ऐसा आर्यन हमें बताते हैं। अब आ जाते हैं इस लेखक के 7वें पृष्ठ पर, जहाँ पे सर WM ऑसलर ये बताते हैं कि अरब के कोर्ट में बहुत सारे ऐसे, जब अरब खलीफ्स हुए, मतलब मोहम्मद के डेथ के पश्चात खलीफ्स आए अरब में, और वो खलीफ्स जो थे वो अब भारत से फिजिशियंस को रिक्रूट करने लगे अपने कोर्ट्स में, और भारत के बहुत सारे फिजिशियंस, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट उनके कोर्ट में काम करते थे, और वहीं से जाके फॉर्मेशन हुआ द लाइब्रेरी ऑफ बगदाद का। बगदाद की लाइब्रेरी का बहुत ही प्रधानता से नाम भी चलता है कि वो एक साइंटिफिक हब था, बिल्कुल था, और उसका कारण था इमिग्रेशन। भारत से ही लोग इमिग्रेट होकर वहाँ पे गए थे, और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। एक रूलर का नाम भी दिया गया है, खलीफ का नाम भी दिया गया है, हारून अल रशीद।
उसके कोर्ट में 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारत के फिजिशियंस, मैथमेटिशियंस इत्यादि कार्यरत थे। इस जर्नल में आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जितने भी ट्रीटीज़ थे 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारतीय फिजिशियंस ने, मैथमेटिशियंस ने वहाँ पर रह के लिखा। 9वीं और 10वीं शताब्दी में जो फिजिशियंस, अरब के लोकल फिजिशियंस ने उनको फॉलो किया, उनके सक्सेसर बने। वो जितने भी ट्रीटीज़ फर्दर लिखते थे उसमें अपने भारत के काउंटर पार्ट को कोट कर देते थे, भारत के प्रेडिसेसर्स को, कि उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, उसने ये किया है। एग्जाम्पल के रूप में इस जर्नल में पुनः एक एग्जाम्पल दिया गया है। अविसेन्ना जो था वो सुश्रुत को बहुत बार कोट किया अपने मेडिकल ट्रीटीज़ में। और वैसे ही हमने मैथमेटिक्स के भी टर्म्स में देखा था, जो अल ख्वारिज़मी इत्यादि मैथमेटिशियंस हुए अरब के, उन्होंने बार बार हिंदू ऑथर्स को कोट किया और हिंदू मैथमेटिकल बुक्स को कोट किया हुआ है। तो अभी इसी 7वें पृष्ठ में लिखते हैं ऑथर कि अरब भारत के पूरे वर्क को अरबिक में ट्रांसलेट किया और वहाँ से सभी कुछ यूरोपियंस को मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें पृष्ठ की ओर। तो 8वें पृष्ठ में मेडिकल साइंस के एक ब्रांच को लिया गया है जिसको हाइजीन बोलते हैं। मेडिकल साइंसेस के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, हाइजीन होता है, एनाटॉमी होता है और बहुत सारे अधिक ब्रांचेस होते हैं। तो हाइजीन को यहाँ पे लिया गया है और हाइजीन के विषय में बताते हैं मनु द ग्रेट लॉगिवर, मनु महाराज जो हैं जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है, उनके विषय में बोलते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैनिटरी रिफॉर्मर्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। सैनिटेशन के विषय में, अर्थात साफ़ सफाई इत्यादि के विषय में मनु जो हैं वो आज तक के सबसे बड़े रिफॉर्मर रहे हैं जो विश्व में ने कभी देखा है। अब इसको लेकर बहुत लोग संशय में होंगे और बहुत लोग आक्रोशित होंगे, परंतु हम नहीं, ऐसा ऑथर बोलते हैं और उन्होंने पढ़ा ही होगा तभी ऐसा लिखे हैं। आगे ये बताते हैं कि कैसे मनुस्मृति के अकॉर्डिंग भारतीय समाज में जो सैनिटेशन का प्रावधान था वो क्या था। किसी दूसरे के बर्तन से खाना अथवा पीना, अथवा किसी दूसरे का क्लोथिंग करना, किसी दूसरे का चप्पल या जूता पहन लेना, किसी दूसरे का गार्लैंड पहन लेना, माला पहन लेना, इन सबको कॉन्टामिनेशन अथवा पोल्यूशन के रूप में देखा जाता था और इनका प्रैक्टिसेस नहीं किया जाता था। ऐसे प्रैक्टिसेस को डिसरिगार्ड करते थे भारत में। अभी उल्टा हो गया है, सैनिटेशन यहाँ पे वर्स है भारत में। ठीक है, और लोग मनु को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और मनुस्मृति को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि केमिस्ट्री इतना डेवलप था कि यहाँ पे हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब बनाना बहुत ही प्रचलन में था और बहुत ही अधिक मात्रा में इसको बनाते थे और इनके बनाने की विधि भी परिपूर्ण थी यहाँ पे। और यही नहीं, इसके आगे ये बताते हैं कि कैसे एक फ्रेंच केमिस्ट हैं जिनका नाम है एम बर्थलॉट, वो थर्मोकेमिस्ट्री के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने जब सुश्रुत संहिता पढ़ा तो वो चौंक गए ये देखकर कि कितना ओरिजिनल आइडिया, कितना ओरिजिनल वे में वहाँ पे प्लांट्स के, यानी कि पौधों के एशेस से, राख से कॉस्टिक एल्कली बनाने का मेथड को प्रिस्क्राइब किया गया है। ये देखकर एम बर्थलॉट एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने विषय में भी ऐसा बताया कि जब सुश्रुत संहिता उन्होंने पढ़ा तो वो एक आश्चर्यचकित हो गए कि कितना ओरिजिनल आइडिया इतने पुराने दिनों में कैसे दिया गया। और केमिस्ट्री में भी, ऑक्साइड्स में भी, जब मेडिसिन में हम जानते हैं कि बेसेस, अल्कलाइज का बहुत प्रयोग होता है, मेटल ऑक्साइड्स का बहुत प्रयोग होता है, तो मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बोला गया कि यहाँ पे टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना, ये सब बनाया जाता था भारत में और इसके बनाने की विधि आज फॉलो की जाती है, आज तक फॉलो की जाती है वही विधि। ठीक है, तो वो परिपूर्ण मात्रा में एग्जिस्ट करते थे, इनकी विधि पूर्ण रूप से विकसित थी इतने पुराने दिनों में भी। 9वीं पृष्ठ में आते आते यहाँ पे ऑथर बताने लगते हैं कि कैसे एक नागार्जुन नाम के यहाँ पे केमिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने मरकरी की सल्फाइड बना दी। ठीक है ना, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लैक सल्फाइड को इंट्रोड्यूस कर दिया। और यही नहीं, भारत के लोग ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने चिकित्सा में मरकरी को इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। ये लिखते हैं कि साइफिलिस नाम का एक रोग होता है जिसमें मरकरी इंटरनली दे दिया जाता था मरीजों को, यहाँ पे जो भी पीड़ित होते थे उनको। और मेगास्थनीज को कोट करते हुए इन्होंने लिखा है कि मेगास्थनीज ने ऐसा नोट किया कि भारत की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही उच्च स्तरीय थी। और ये बात हमें पिछले 8वें पृष्ठ से भी क्लियर होती है, जहाँ पे इतने सारे ऑक्साइड्स और एल्कलाइज और मेटल ऑक्साइड्स और जो भी है एसिड्स बनाने की विधि पता थी लोगों को। आगे ये बताते हैं इसी पृष्ठ में, 9वें पृष्ठ में, कि भारत जो है इसको एमिनेंस कैसे मिला। भारत को मुख्यतः 3 रूप में एमिनेंस मिला। जब उसने फास्ट डाइस बनाना सीख लिया, जब यहाँ के लोगों को फास्ट डाइस बनाना आता था। फास्ट डाइस क्यों प्रयोग में आया? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की बहुत रिच थी और टेक्सटाइल को कलर करने के लिए, क्लोथ्स को कलर करने के लिए एक फास्ट डाई होना चाहिए जो शीघ्रता से उसको कलर कर दे। तो फास्ट डाइस भारत के लोगों ने बना लिया। यही नहीं, इंडिगो के प्लांट से इंडिगोटिन नाम के सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया और स्टील के टेम्परिंग में ये लोग माहिर हो गए। तो आप लोग जानते होंगे कि अरब में या फिर वेस्ट में जितने भी स्वॉर्ड्स प्रयोग होते थे वो भारत से ही उसका स्टील और पूरा का पूरा स्वॉर्ड बन के एक्सपोर्ट होता था। और उस स्वॉर्ड को बोलते थे वुडन स्टील, क्योंकि वो उसका क्वालिटी, आप वुडन स्टील नाम करके सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको आज भी मिल जाएगा। तो इन 3 चीज़ों ने भारत को एमिनेंस दिला दिया पूरे वर्ल्ड में। क्या? फास्ट डाइस, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगोटिन फ्रॉम इंडिगो और
टेम्परिंग ऑफ स्टील। ये 3 चीज़ें 9वें पृष्ठ में इन्होंने बोला है कि भारत को एमिनेंस दिलाया पूरे वर्ल्ड में। अब हम लोग आते हैं 10वें पृष्ठ की ओर। तो 10वें पृष्ठ में जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि फायर आर्म्स का प्रयोग भारत में पुरातन काल से ही चलता आ रहा है। और उसके आगे वो बताते हैं कि प्रोफेसर विल्सन ये बात को स्पष्ट रूप से ग्रहण करते हैं कि जो रॉकेटरी है उसका पूरा इन्वेंशन भारत में ही हुआ है। और इसके विषय में अगर किसी को अधिक जानना हो तो वो अब्दुल कलाम की लिखी हुई विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकता है। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जब वो नासा के वेस्ट वर्जीनिया के फ्लाइट फैसिलिटी सेंटर में गए थे तो उनको रिसेप्शन रूम में ही एक पेंटिंग मिला था जिसमें कि एक युद्ध सीन था और युद्ध सीन में भारतीयों को रॉकेट चलाते हुए दिखाया जा रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेज़ों के आने से पूर्व ही भारत में रॉकेटरी थी। तो ऑफ कोर्स रॉकेटरी के विषय में जो भी डॉक्टर विल्सन कह रहे हैं कि रॉकेट भारत से ही आया है और भारत में ही ये इसका आरंभ हुआ, वो सत्य ही है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि वराहमिहिर जो थे वो कैसे उन्होंने सीमेंट की उत्पत्ति का वर्णन किया हुआ है अपने पुस्तकों में। और बताते हैं कि जो सीमेंट है वो थंडरबोल्ट यानी कि बिजली के जैसा स्ट्रॉन्ग है और उसको मंदिरों के बनाने में उसका उपयोग किया जाना चाहिए और होता है। तो सीमेंट भी भारत में उत्पत्ति हो चुकी थी और भारत में लोग सीमेंट बनाते थे और उसका प्रयोग करते थे। अब हम आते हैं 11वीं पृष्ठ पे। जब 11वीं पृष्ठ पे आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने गैलन के विषय में बोला है। अब गैलन कौन थे? वेस्ट में पल्स को लेकर जितने भी रिसर्च हुए और पल्स कैसे ट्रैवल करता है, उसका क्या गुण है, इस विषय में बोलने वाले गैलन सबसे प्रथम व्यक्ति थे। और जब गैलन के कार्य को और भारत के चिकित्सा शास्त्रों को देखा गया तो उसमें पल्स की जो व्याख्या थी वो इतनी सिमिलर थी कि ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि ये एविडेंट है कि गैलन ने अपने पूरे के पूरे पल्स पे जो उनका कार्य है वो सीधा भारत से ही उठा लिया है, भारत के ही चिकित्सा शास्त्र से उठा लिया है और उसका वर्णन कर दिया है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि भारत में लेप्रेसी, जिसको कुष्ठ रोग भी बोला जाता है, उसको सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता था। तो भारतीय सर्जन जो थे, फिजिशियंस जो थे, डॉक्टर्स, वो लेप्रेसी को, कुष्ठ रोग को पूर्णतः ठीक कर देते थे। अब हम आते हैं 12वीं पृष्ठ पे। तो 12वीं पृष्ठ में यहाँ पे ऑथर ये बताने कि जो चरक और सुश्रुत, जो 2 बहुत ही महान फिजिशियंस नोन हैं अभी भी भारत के इतिहास में, वो दोनों ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो भी फिजिशियन होना चाहिए उसको सर्जरी में एक अच्छा खासा निपुणता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सर्जन है, तभी वो एक सर्जन बनने के योग्य है। तो प्रैक्टिकल एनाटॉमी का बात यहाँ पे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चरक और सुश्रुत दोनों इस बात पे हामी भरते हैं, दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ, प्रैक्टिकल एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए किसी भी फिजिशियन को, तभी वो एक सार्थक फिजिशियन है। आगे लिखते हैं कि कैसे सुश्रुत और चरक दोनों ने अलग अलग बोन्स को भी काउंट किया बॉडी के, और चरक जो है वो 306 मात्रा देते हैं बोन्स का, नंबर ऑफ बोन्स, और सुश्रुत इसी को 300 कहते हैं। अब ये जो डिफरेंस है 6 का, ये इस कारण से है क्योंकि चरक ने कार्टिलेज को भी बोन्स के रूप में काउंट कर लिया था और इसलिए ये डिफरेंस आया। वो केवल नाम का अंतर है, दोनों का काउंटिंग सेम ही है और स्पष्ट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13वीं पृष्ठ पे, इस पेपर के सेकेंड लास्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आके ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का प्रथम जो अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर, वही है सर्जरी पे। अब आप सोचिए वो कितना एडवांस्ड एक कोर्स होगा या कितना एडवांस्ड एक टेक्स्ट होगा जिसका पहला चैप्टर ही सर्जरी को डील कर रहा है। यही नहीं, सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? सुश्रुत बोल रहे हैं कि जो सर्जरी है वो सबसे प्रीमिवल, सबसे प्राइमरी और सबसे अर्लीस्ट और सबसे अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस है। ये सुश्रुत स्वयं बोल रहे हैं, अपने संहिता में भी वो इस बात का व्याख्या करते हैं और ऑथर ने इसको यहाँ पे एक्नॉलेज किया है कि सुश्रुत बोलते हैं कि जो सर्जरी है वो सबसे अच्छा साइंस है। और सर्जरी के विषय में आगे देखिए क्या क्या बोला गया है। सुश्रुत स्वयं बोलते हैं कि ये फेम दे सकता है और इससे अच्छा कोई शास्त्र ही नहीं है, इससे अच्छा कोई ज्ञान ही नहीं है। उसके आगे यहाँ पे बताया जाता है कि जो भारतीय सर्जन थे, जो हिंदू सर्जन्स थे, वो एक एक्सपर्ट सर्जन हुआ करते थे। हिंदू डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो भी होते थे वो एक्सपर्ट सर्जन्स होते थे। इस पेपर में ही रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इस पेपर में आगे बढ़ के बताया जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो सर्जरी के लिए प्रयोग किए जाते थे, वो अर्लीस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, अर्लीस्ट वर्क्स जो नोन है, उसमें 125 अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन है। और केवल वर्णन नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पाए भी गए हैं। ऐसा भी रिसर्चेस है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए हैं बाकायदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र था उसमें हर्निया को रिड्यूस करने का, बोन्स फ्रैक्चर को ट्रीट करने का, पूरी तरीके से डिसलोकेशन को फिट करने का, और ऐसे ही पाइल्स को पूरी तरीके से क्योर करने का, ये सब विधि ऑलरेडी था, स्टैब्लिश था और प्रैक्टिस किया जाता था। इसी के संदर्भ में जर्मन के एक डॉक्टर हैं और बहुत ही रेप्यूटेड साइंटिस्ट भी हैं, उनका मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, हिल्सबर्ग कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा उनके नाम का, आप पेपर में रेफरेंस ले लीजिए। वो कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भारत है वहाँ पे ही ये प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि का कॉन्सेप्ट
था सबसे पूर्व, और उसको प्रैक्टिस किया जाता था। यही नहीं, जो स्किन फ्लैप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जो होता है रीलोकेशन का, जो राइनोप्लास्टिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ बोरोड है फ्रॉम इंडियन आयुर्वेदा एंड इंडियन शास्त्रस लाइक सुश्रुत संहिता एंड ऑल। तो उसका एक अलग से मैं वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सुश्रुत संहिता के बारे में देख सकते हैं। वेलकम लाइब्रेरी में अभी भी सुश्रुत संहिता को वैसे ही रखा हुआ है उन्होंने, और उसको पढ़ते हैं संस्कृत में ही और उसका अर्थ निकालते हैं। ये बाकायदा प्रैक्टिस होता था। तो यहाँ पे हिस्बक बोल रहे हैं कि भारत में राइनोप्लास्टिक सर्जरी कितना 1000 वर्ष पूर्व ही प्रैक्टिस होता था, जहाँ पे लोगों के एक स्किन को रीलोकेट किया जाता था दूसरे जगह पे, स्किन फ्लैप को, और वही प्रोसेस आज भी वो एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो पूरा यूरोप और वेस्ट ये राइनोप्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी को ले रहा है, कर रहा है, वो पूरा बोरोड है भारत से। ऐसा हम नहीं, ऐसा जर्मनी के एक बहुत महान डॉक्टर और वैज्ञानिक बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं इस जर्नल के अंतिम पृष्ठ पर, 14वां पृष्ठ। अच्छा, अंतिम पृष्ठ पर आने से पूर्व एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हिंसबर्ग अपने टिप्पणी में ये भी बताते हैं कि यूरोप के जो फिजिशियंस थे या जो डॉक्टर्स थे, उनको बाकायदा भारत के फिजिशियंस या सर्जन्स के इंस्ट्रूमेंट्स, कनिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, और उसके पश्चात ही वो सर्जरी के विभाग में एंटर कर पाए और प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि को समझ पाए कि वो कैसे होता है, क्योंकि केवल सुश्रुत संहिता को पढ़ के उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये सब किया जाए। तो जब इंस्ट्रूमेंट्स मिले तब वो समझ पाए कि अच्छा ऐसे ऐसे इस इंस्ट्रूमेंट से ये सब कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, इस बात का प्रूफ यहाँ भी मिलता है हमें। ठीक है, अब हम आते हैं अंतिम पृष्ठ पर। तो अंतिम पृष्ठ पर कुछ नहीं बोला गया है कि जब बहुत कोई पेशेंट बहुत ही अधिक पीड़ा में हो तो उसको एनेस्थीसिया भी दिया जाता था बहुत बार सर्जरी से पूर्व। तो जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ पे वेलकम लाइब्रेरी के जो प्रासंगिक वहाँ पे डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि एनेस्थीसिया का प्रावधान नहीं है, क्योंकि सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा नहीं गया है, परंतु एनेस्थीसिया का प्रावधान है और एनेस्थीसिया था वहाँ पे उस समय अवेलेबल था और दिया भी जाता था। इसका बहुत सारा रिकॉर्ड्स भी मिलता है। केवल यह है कि सुश्रुत ने उसको अपने संहिता में नहीं डाला है, एनेस्थीसिया के विषय में नहीं लिखा है, वो सर्जरी के विषय में ही लिखते चले गए। और उसके पश्चात अंतिम पृष्ठ में एक कहानी देखने को मिलता है, एक हिस्टोरिकल फैक्चुअल कहानी। जो राजा धर थे भोग के, उनको कुछ अंदर में माथे के अंदर कुछ समस्या हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उनके स्कल को काट कर और माथे के अंदर से जो ट्रबल था, वो कॉज था ट्रबल का, उसको हटाया गया और फिर पूरे स्कल को, माथे को स्टिच किया गया, स्कल को जोड़ा गया और इत्यादि बंद करके और यथावत उनको रखा गया और वो पूर्णतः रिकवर कर गए इस मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। तो आप समझ सकते हैं इस हद तक सर्जरी हमारी मतलब पास्ट में भी, एंशिएंट टाइम्स में भी इस हद तक डेवलप थी, इस हद तक मैच्योर थी। तो कितनी मैच्योर वो सर्जरिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे। और अंत में यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो पूरा का पूरा एक इथॉस था सर्जरी का और पूरा एक सिविलाइजेशनल नॉलेज रिवर था, वो कैसे अंत हुआ। तो बताते हैं कि जो सर्जरी का अंत है वो धीरे धीरे करके बुद्धा के बाद समाप्त, डिक्लाइन होने लगा। और मेडिसिन का जो है वो मुस्लिम अरब इन्वेजन्स के बाद मतलब डिक्लाइन होने लगा, और ये दोनों एक साथ पूर्णतः समाप्त हो गए ब्रिटिश इन्वेजन के पश्चात। इसीलिए आज हमको कुछ भी ये सब पता और सुनने को नहीं मिलता है। दुखद बात यह है कि ये सब NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है, और मेरा ऐसा मानना है कि कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि रीज़न बोलने योग्य नहीं। तो आशा है कि सभी लोग इसको जानें और दूसरों को भी ये सब जानने में हेल्प करें, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सेस है अंदर से वो जाना चाहिए। और ये जो भी मैंने बातें कही है, कहीं ऐसे वैसे जगह से उठा के नहीं बोला गया, किसी मैगजीन के न्यूज़पेपर कटिंग को मैंने नहीं डाला यहाँ पे, ये पीयर रिव्यूड जर्नल से डाला गया है। ठीक है, आशा है आप सभी बुद्धिमान लोग हैं और समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।